वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। लोग बड़ी शिकायतें करते हैं कि आपने पॉडकास्ट को लम्स एक्सपीरियंस बना दिया, नेपोटिज्म का शिकार है हर कोई, आप अपने एल्मा मैटर से बुला लेते हैं। तो मैंने सोचा डाइवर्सिटी लाएं, इसलिए मैंने अपने दूसरे एल्मा मैटर ब्रुकलिन कॉलेज से किसी को बुला लिया है। मुबश्शिर रिजवी इज हियर विद अस। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत अच्छे। इट्स सो ग्रेट टू बी हियर और आपसे मुलाकात हुई। पर एक बात मैं बोलूं, जी जी जी। थोड़ा सा लम्स कनेक्शन यहाँ पे भी निकल आएगा। अरे मैंने पर बहुत थोड़ा सा। आई taught a class there. Yeah. ओहो, लम्स एक्सपीरियंस कंटिन्यूज। आई गॉट टू नो मुबश्शिर जब इनके साथ थोड़ी एक साल पहले ज्यादती हुई थी टेन्योर के सिलसिले में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पे या जॉर्ज वॉशिंगटन पे। तो जोशटाउन। we'll get into that, लेकिन सिंस ऑलरेडी हम ऑफलाइन ये शुरू हो गए थे बातें, आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम एक ना शुक्र अंडर सीज पाकिस्तानी है। आपको वहां पोछा भी करना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं। क्यों हम इतने ना शुक्र हैं अंडर सीज पाकिस्तानी, एज गुलरेज इज कॉलिंग अस? भाई अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बस पेट्रोल के पीछे लगे हुए हैं हमारे। नो, आई एम नॉट गोना गो देयर यार। I'm not, don't do this to me. Okay. I'm not one of those. हम तो ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, पता नहीं अहमकाना के कामों में लग गए, किताबें लिखने लगे और पढ़ाई पीएचडी करने लगे। तो I'm one of those, right? So we'll get into the your ones who book. go मैंने astray. recently पढ़ी Ethics of Staying. But before I get into that, which will mainly be the तो podcast will be आपने about. पढ़ी या आप सो गए पढ़ के? नहीं नहीं, मैंने पढ़ी। ये इससे पता चलता है ये प्रोफेसर है। आते ही लाइक एक्चुअली पढ़ी है या स्पार्क नोट्स पढ़ कर आए हो? अच्छे कराटे आए। uh, अच्छा। तो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज में भी काफी इंटरेस्ट है, टॉक लॉट अबाउट द एनवायरमेंट। तो क्यों लाहौर और दिल्ली में सांस नहीं आ रहा? व्हाई इज द स्मॉग सो बैड? आई मीन यार, ये बात जो है ना, आई मीन नंबर वन, एक तो लाहौर और दिल्ली दोनों हमारे कराची का तो हम समंदर नहीं है उनके पास, एक तो मेजर बात है। पर इट इज द इंडस्ट्रियल बेल्ट, राइट? सो इवन इफ यू हैव you create a border that people can't pass through, but air, obviously animals, air, industrial pollution stays. So these are the plains of Punjab, right? And also तो ये बात तो अक्सर लोग उसको कहते हैं कि ये आप अपना जो फसलों के बाद लोग अपना जलाया जाता है, which is okay, there's an explanation for that, but industrial pollution, क्योंकि ये तरीके तो कार तो बहुत सालों से, सदियों से चलते आ रहे हैं, दिस वे ऑफ एग्रीकल्चर। पर यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट हमारा जो पूरा जीटी बेल्ट कॉरिडोर है इज इंडस्ट्रियलाइज्ड इन अ वेरी रैपिड वे, 20-30 और वहाँ गुड़गांव की तरफ भी वो है। तो विद इन दिस काइंड ऑफ रीजन यू हैव दिस काइंड ऑफ डेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट्स गोइंग ऑन and without much regulation, right? तो आपका exactly, आजकल तो लोग मास्क पहने हुए होंगे लाहौर में। even in late 2000s it was so difficult to breathe. मैं जब मैं उकाड़ा में और लाहौर में वहाँ पे रह रहा था, so it is some big question for us to ask about what kind of future we're building, right? And what is our path towards economic development, if it's going to be a suicide or not, right? Which it seems like the pact right now is to sacrifice environment, sacrifice people for some utopian goal, but in the end, in serving that, हम अपने next generation के बच्चों को, I mean, it's basically, it is hard to breathe, hard to live. So I think when we were growing up, we would see pictures of Beijing and we thought के कितनी बुरी चीज है, ये कभी नहीं होगा. And now we're living through that. If COVID is anything to go by, you're in the US, you know what conversations are like there. कोई उम्मीद नहीं है climate change की, वही होगा कि समंदर आधे डूबे हुए होंगे and boss फोन करेगा and like आप काम पे क्यों नहीं आ रहे? It doesn't matter if your car is underwater. I think we've really prioritized profits over life essentially. Life, absolutely. I think, and I really, और आपने बीजिंग का मेंशन किया तो एक और एग्जांपल भी है कि आप ये इट्स नॉट इनएविटेबल, उन्होंने बहुत ही क्लैम्प डाउन किया, उन्होंने अपना बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तब्दीलियां आई इन टर्म्स ऑफ ग्रीन सोलर इन्वेस्टमेंट्स उसमें हुए, रेगुलेशंस ऑन पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, कोल को उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है इंटरनली। अफसोस की बात है कि
कोल प्रोडक्शन पाकिस्तान में उसके साथ साथ बढ़ भी रहा है हमारी तो उन्होंने तो अपना बाकायदा एनर्जी ग्रिड को बहुत तब्दील किया है इन आफ्टरमैथ ऑफ दैट दोज डिस्टोपियन इमेजेस राइट पर इसका मतलब ये भी है कि इट्स नॉट इनएविटेबल बहुत सारी स्पेसिफिक चॉइसेस की जा सकती हैं आप उसको बात यह है कि आपने इतनी सारी कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं कि आप उनको अपनी एफिशिएंसीज में बस यही होता है कि प्रॉफिट आपका जो है बेसिकली आप पब्लिक और बेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई और इसको पिकअप करेगा लोग मरें तो कोई बात नहीं हम अपना मास्क पहन लेंगे हम अपना एयर फिल्टर्स खरीद लेंगे हम अपना सब कुछ कर लेंगे and I think that kind of externalization there has to be a reckoning और पाकिस्तान में तो हम और बाकायदा पूरे साउथ एशिया में अगर आप इस बात को ज़रा और एक्सटेंड करें तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप कराची जैसे शहर में रहते हैं I mean उसमें it's not just in the air it's the ground that we walk on we have toxins and plastic का एक ocean I mean लोग waste के साथ रह रहे होते हैं अक्सर right तो उसकी अलामतें क्या हैं नेक्स्ट जनरेशन को ये कैसे डिसीजंस हैं कि we've just learned to live with those right प्रोडक्शन चीप है प्लास्टिक चीप है तो आप उसी के अंदर आप गुस्से पे रह रहे हैं और अगर आप प्रिविलेज्ड हैं अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप उससे बैरियर टाउन में जाके एस्केप कर सकते हैं या डिफेंस में जा सकते हैं पर so these are the things that should be the building grounds of a certain kind of politics पर वो चीज नहीं it's the entire system right industries leverage governments they lobby the governments and the government comes up with regulation that favors industries and घर पे भले आपको एयर फिल्टर लगाने हो आपने प्लास्टिक का जिक्र किया for decades now people have known के plastics जो हम ingest कर रहे हैं those are terrible for us babies are being born with plastic but nothing will happen ये बड़ी abstract से ideas हैं और हम constantly crib करते रहते हैं but I think let's just jump straight into your book Ethics of Staying by Moshe Rizvi के I think it's a great case study to really understand these broader ideas कि जी military establishment है capital hard copy नहीं मिली मुझे भेज रहा हूँ अपना एड्रेस FedEx करने मुझे would have been so much easier to read a hard copy so but I think it's a great case studies के जहाँ ये सारी चीजें intersect करती हैं so let's really jump straight into it तो जो शुरू में military establishment ने system दिया we'll replace the kind share cropping bithai with cash lease programs so yes military establishment kya karti hai power wo kya hai we'll get deeper into that but on paper at least to me it seemed like a better idea nahi kyunki share cropping mein jo colonial system chalta aa raha hai ki bhai agar तिगना लगान भी देना है और बारिश हो गई it doesn't matter you have to still pay up so isn't on paper at least the cash lease program और जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा फर्क भी बता दें better नहीं शुक्रिया शहजाद एक्चुअली ये कहानी जो है ये जब तक मुझे ये बात पता चली थी ये तो एक बाकायदा एक तहरीक बन के उभर रही थी और एक अंजुमन मज़ाहिरीन पंजाब अंजुमन मज़ाहिरीन पंजाब तो पर ये बैकग्राउंड अर्ली जो नेगोशिएशंस हुई थी 99 से लेकर सन 2000 में तो ये अगर हम हिस्टोरिकली उसको ज़रा सा लोकेट करें कंटेक्चुअलाइज करें तो ये वो वक्त है जब बहुत सारा एक ऑडिट चल रहा था जनरल परवेज मुशर्रफ जब अब आप when he dismissed the parliamentary government and he was and this is a process that had happened in the 90s के बहुत सारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो अपने आप को ऑडिट हो रहे थे और रिफॉर्म्स चल रहे थे और काइंड ऑफ मॉनेटाइजेशन चल रही थी एक तरीके की तो उसमें एक बहुत ही एक एक लेगेसी कॉलोनियल आइडिया ऑफ बटाई और शेयर क्रॉपिंग एक बहुत ही आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस लगा और एक हद तक तो ये मज़ारीन भी इससे इत्तेफाक करते थे कि दिस वाज द थिंग दैट केप्ट दोज विलेजेस इन अ वेरी रिच एरिया ऑफ पंजाब डीपली इम्पावरिश्ड राइट क्योंकि उसमें यही होता था कि आप 50% अपना या 50% से ज़्यादा अक्सर अपना सरेंडर कर देते हर हार्वेस्ट पे और आपको पास कुछ नहीं रहता था एग्जैक्टली और उसमें पर बात आखिर में ये थी कि इस सिस्टम में ये था कि आपके पास लैंड पोजेशन रहती थी आप डिस्प्लेस नहीं हो सकते थे आप इवेक्ट नहीं हो सकते थे तो राइडिंग ऑन टू अ काइंड ऑफ अ कैश बेस्ड टेनेंसी सिस्टम
without any guarantees of a permanent or long-term lease. उसमें मतलब ये था कि you will become a cash paying tenant and there's no guarantee कि 6 साल बाद 9 साल बाद आपको evict किया जा सकता है. तो I think tenant पहले मज़ारीन का ये सब नंबर 1 उनका जो एक डिमांड थी कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि on what terms, on what basis, on how, the extent of timeline for the lease and having some sort of permanent status. क्योंकि ये लोग 100 साल से अब कुछ लोगों ने आबाद किया, कुछ लोग पार्टीशन के बाद आके यहाँ पे रहे, एंड ये नहीं है कि इस ज़मीन से लोगों के खर्चे सारे पूरे हो पाते थे और सब लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, पर इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ सबसिस्टेंस. जब लोग शहर में जाते हैं, कोई इंजरी हो या कोई गल्फ में जाता है, you have a home to come back to, right? You have a place where you have a network of support. And अक्सर हम लोग land को only looking at it only through a commodity lens, you forget that there's other modes of value that are built into land in terms of social networks, relations, or even basic subsistence. आप अपने लिए खाना थोड़ा सा या अपने लिए अनाज तो कर सकते हैं. आज के ज़माने में आप देखें कितनी महंगाई है. तो उस हिसाब किताब से it became an issue. और एक दूसरी बात ये थी कि ये जो मज़ारे थे इनको एक तजुर्बा था कि पहले भी ज़मीनों को जब छावनियाँ उकाड़ा में बनी 1965 में, तो बाकायदा ज़मीनों को से बेदखल किया गया था, और वो जो मज़ारे जो बेदखल हुए थे, they became landless laborers all across, right? They had no, and उनका जो extreme kind of loss of status, basically life chances go away if you don't have access to land in that sense, right? और एक तरीके से ये हमें both urban context में नजर आता है और आजकल जो कराची में हो रहा है उसको भी आप extend किया जा सकता है. In terms of their ownership, even जब आप protest की सारी जिक्र करते हैं, they settle on having a moral right. In terms of the legality of it, documentation तो है but शायद आधी अधूरी है. So for these people, कोई इनके पास है पेपर या बस ये है कि बस हम 100 साल से इधर काम कर रहे हैं तो ये हमारी जमीन है? ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, क्योंकि ज़मीन जो अक्सर आबाद हुई थी उसके एक डिफरेंट चकूक हैं. 70,000 एकड़ की ज़मीन है. इसमें से कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो आबाद हुई थी under the British colonial system for particular different needs. सबसे पुराना जो गांव जो बहुत एक्टिव था वो एक कैथलिक मिशन चर्च था. कुछ और थे, पर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, कभी कभार नहरी निज़ाम के, they became, many of these farms were taken in by the British Indian Army over time. But the base of the lease, at least for the majority of the Okara military farms, was a tentative 20-year lease. So it would expire in 1938. And it was extended for World War II. So that's when the terms of leasing, the land actually is owned by the Punjab Revenue Board, Punjab state government of Punjab. It does not belong to the Pakistani army in that sense, right? और जो एक रिवाज सिस्टम चला आया है in terms of बटाई और शेयर क्रॉपिंग, कि अगर आपने एक जनरेशन से ज़्यादा किया है तो you become to occupy almost a permanent land rights or use rights in that sense, right? तो इस तरीके से एक ambiguity रही है. एक बात क्लियर है कि फौज की ज़मीन नहीं थी. Now आप eminent domain ले सकते हैं, आप उसको security, national security का मसला लेके annex किया जा सकता है, and that is the kind of conversation that was being kick-started in the late 90s in that sense, or early 2000s के किस हद पे किया जा सकता है. But it was also, this is a location in Punjab, right? So it was not as easy for the army to just kind of come in and evict these Mazarin and not have any impact, right, all over. So it kind of got to a very important point in terms of what is the role of the state versus the nation, because in that sense, ये जो मज़ारे हैं या जो पंजाब के peasant farmers हैं, this is the folkloric heartland of Pakistan, right? आप उनको किस बुनियाद पे dispossess कर सकते हैं? तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि ये अगर बलूचिस्तान में होते तो ज़रा आसानी से हो जाते, सिंध में होते तो आसानी से हो जाते, बट पंजाब से क्योंकि इवन जिनका आपने शुरू में सादा इंटरव्यू लिया है वो भी मिलिट्री सर्विस शायद कर चुके थे, या उनकी फैमिली में भी लोग कर चुके थे. सो
that being sort of the hub or the recruitment. So even though classical model में हमें लगेगा जी peasant है, इनके पास तो कोई power नहीं है classical model में, but वो थोड़ी intersect करती है from their Punjabiyat, from their military recruitment. Is that why the state sort of या the military establishment needed to negotiate with them? जो शायद बलूचिस्तान में होता तो एक दो टैंक जाते और मामला खत्म हो जाता. एक हद तक तो बात सही है शहजाद, पर एक दूसरी बात ये भी है कि it has to do with many different factors, right? Obviously, Pakistan, the way the geography of Pakistan or the political economy or political geography of Pakistan is structured, आपको एक different type की hierarchies हैं, ethnic hierarchies हैं, of course class hierarchies हैं, और फिर उसके साथ साथ within बलूचिस्तान, कराची और even पंजाब, आप साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं, आप या आप सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे हैं, there are ways in which different sets of communities are constituted differently vis-a-vis the state. तो ये एक बात मैं बहुत एक्सप्लोर करता हूँ deep in depth कि इसकी behind this is of course ethnic politics, but part of the genesis of that is also infrastructural politics, right? कि आपको especially ये जो इलाका जिससे हम जहाँ पे ये farms based हैं, ये एक it was part of a larger colonial canal irrigation project, right? So it's a very special place in terms of political geography of Pakistan, right? यहाँ के जो अक्सर मज़ारे और peasants मुकीम हैं, ये लोग भी अक्सर 3-4 जनरेशन बाद या पार्टीशन के बाद जो लोग आए हैं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद जो लोग आए हैं, they have a kind of different relationship to this area because I don't want to use the word settler because it has a very different meaning in settler colonial states, but it's a different kind of settler abadkar relationship, right? So वो जो relationship बनी थी वो एक बहुत intimate terms बनी थी with the state, क्योंकि आपका irrigation engineer होता था, आपका local क्या कहते हैं CSP officers थे, you know, so it's a very whereas other parts of rural India or rural South Asia are much more, जैसे आप South Punjab में जाएंगे तो वहाँ पे सरदारी system होगा, right? So it's much more indirect forms of rule. So it's a much more direct form of rule with the colonial state and vis-a-vis the Pakistani state. और उसकी वजह से, और because of the roads, canals, trains, आपका जो linkage with the state है वो भी बहुत direct है. And और वहाँ पे जो possibilities जो protest करने की होती हैं, आप, you know, you can stop a railway, you can stop the GT road, and you have an impact throughout the corridor. You have the impact in that. So एक तरीके से ये भी factors थे behind the why this movement becomes more visible, if that was the question you were asking. Another factor was the kind of geopolitics outside of Pakistan, right? Because it's also a moment when Pakistani state was trying to create an image of itself, not as a basis of, as a kind of military authoritarian dictatorship, but as a more of a neoliberal militarism of General Musharraf, right? तो वो अपने आप को suits पहनते थे. He called himself the CEO of Pakistan in that sense. And it was a moment of a certain way in which reconciliation between Pakistan and the United States post 9/11. So, and in that particular moment, early 2000s, it was hard to depict the Mazareen as terrorists, you know. That happens later, yeah, right? And they're able to do that much more easily in 2014. But 2002, 2003, आप उस स्लॉट में पश्तूनों को डाल सकते थे, you know, ethnic nationalist को एक हद तक डाल सकते थे अगर आप उनको इस्लामिस्ट कहते हैं, पर उस जमाने में अब बलोचिस्तान की बात इस तरह से नहीं निकली थी. So in terms of that period and that particular moment, this movement was a bit of a slippery thing, or it's an aberration from the kind of geopolitical narratives around what kind of you know, repression could be justified vis-a-vis the international community. तो एक conundrum बन गया था फौज के लिए. You've already mentioned in this conversation as well, and किताब में भी you talk about this कि even जब उनको offer हुआ, more than the agreement itself, it's that fundamental distrust कि ये ज़मीनें ले लेंगे, इनको मतलब लिखा हुआ क्या है, साइन क्या करना है, वो तो बात की बात है, बट वो डिस्ट्रस्ट ही नहीं है. बट शायद बुक में इतना ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं हुआ कि वो जो फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट है ऑफ द स्टेट,
यू फील लाइक वो भी कॉलोनियलिज्म से ही आता है कि क्योंकि स्टेट पार्टीशन के बाद भी उसका नेचर कॉलोनियल रहा है, तो मे बी रूरल एरियाज में स्टेट को ट्रस्ट नहीं करते लोग, और राइटफुली, बट वो एक फंडामेंटल ट्रस्ट कभी स्टेट ने बनाया नहीं लोगों के साथ। आई थिंक वन ऑफ द बहुत दिलचस्प बात ये होती है कि लोगों को बहुत ही नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है स्टेट के बारे में भी, और स्टेट को एक डिसएग्रीगेटेड करते हैं। इवन फौज के अंदर जो बात है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द फौज बिफोर 1965 देन आफ्टर 1965 फॉर सम ऑफ द एल्डर्स, कि उसके बाद पैसा और जमीन की बात बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी, फिर छावनियां बहुत एक्सपैंड हुई, you know. So people have a certain kind of memory, as you're saying, right? And that is the basis on which they are able to interpret what is being told. तो उसके साथ साथ तीन चार चीजें जो हैं वो ये हैं कि they were social movements in the past, right? और इन गांव में भी रह चुकी थी, और people have a memory of, you know, भुट्टो का एरा जो निकला था, या बाकायदा किस तरीके से ट्रीटमेंट रहा है इन फार्म्स के अंदर, राइट? सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज रीजंस पीपल हैड दैट लेवल ऑफ not just distrust, but they also understood that इर्द गिर्द क्या होता आ रहा है, कि ज़मीनों को अलॉटमेंट किस तरीके से रिटायरिंग फौजीज को हो रहा है, इवन एट द मोमेंट ऑफ गिविंग द लीज, you know, जब आपने गोइंग अवे फ्रॉम बटाई टू कैश बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, जो इवैल्यूएशंस चल रही थी उसमें ये कैवियट था कि हर एक गांव में 25 मुरब्बे शायद ले लिए जाएं रिटायरिंग सोल्जर्स के लिए, राइट? सो दिस वाज समथिंग दैट वाज, you know, a rumor maybe, or this is something that people heard when the people were coming to do assessments of land, but this was something that was very believable because ये पहले हो चुका था। जब छावनियाँ expand होना शुरू करती हैं, उकाड़ा की छावनी, लोग इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोजेस हो रहे थे। So based on those very practical experiences, not an abstract memory of the colonial state, but किस तरीके से state act करती रही है इन लोगों के साथ, it was on that basis that there was this distrust, and there was a kind of call for some kind of guarantee, publicly guarantee, vis-a-vis also Punjab Revenue Board, कि आप सिर्फ फौज के साथ one-on-one deal नहीं करेंगे, हमें we want to deal with the parliament, we want to deal with other parties of the state who could be part of it, and that was something against the military farm authorities. You mentioned the 99 wala flashpoint or Nawaz Sharif government dismiss hona, and actually the real flashpoint I would say maybe is कि जब मुशर्रफ की पावर वीकन हो गई थी, एंड लोगों को भी समझ में आ जाती है, जिस तरह भी अगर टीएलपी बाहर है सड़कों पर, तो पीडीएम भी जरा लॉन्ग मार्च करने के चक्कर में है कि अभी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो वो एक फ्लैश पॉइंट बन गया था, वेयर पीएमएलएन पीपीपी आल्सो एक्सप्लॉइटेड ओकारा मिलिट्री फार्म्स वाला, बट you were there 2003 2004 I think, believe you were doing anthropological research. I think this point, sorry, how do we get there from 99 to this flashpoint where mass consciousness या public consciousness में वो चीज आ जाती है, वो जरा मेरे लिए जर्नी थोड़ी ट्रैक करते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल के ज़माने के हिसाब से भी, क्योंकि अभी मैंने हाल में एक टॉक दी थी, एक डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स के साथ पाकिस्तान में, और ये लोग हमसे यंगर हैं, तो उनको कुछ अंदाज़ा नहीं, दे नो अबाउट पीटीएम बट दे हैव नो मेमोरी ऑफ एएमपी, दे हैव नो आइडिया, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ लार्जर पॉइंट दैट हर एक डेकेड में पाकिस्तान में, चाहे आप प्रोग्रेसिव के हैं या रिग्रेसिव के हैं, कोई ना कोई एक तहरीक निकलती है दैट चैलेंजेस एस्टैब्लिशमेंट, राइट? इन द 80s इट कुड बी एथनो नेशनलिज्म, लाइक MQM एक तरफ से निकली थी, पर कुछ ना कुछ एक वलवले की तरह से एक बात निकलती है, and it catches on a certain kind of grievance, or it catches on something. I'm not कहाँ से निकलती है, क्यों निकलती है, तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अब वो जो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी थी, MRD थी, ज्यादातर कहाँ से है, क्यों है, it's geopolitics in this region are very complicated. नहीं, एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा से होते हैं, और यही इस मूवमेंट के लिए भी उन्होंने काफी कोशिश की थी कि ट्राई टू से दैट एनजीओज ने करवाई है या बाहर के एजेंसीज ने करवाई है, पर देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर एंड लोकल अबाउट दिस मूवमेंट, तो उस वजह से उसको आप डिस्पैरेज नहीं कर पाए जिस तरह से दूसरी चीजों के साथ हो पाया। पर
एक बात ये होती है कि मेरा पॉइंट ये था कि we don't have a collective memory of these movements, right? And how they transform the entire landscape, and then they fade out of our memory. So what happens? Or they're made to be faded Or out. they're हम क्या suppressed. पढ़ाते हैं और क्यों नहीं पढ़ाते चीजें. It's Why all are by these things design. not? और कुछ चीजें हमारे अपने भी कुछ glorified narratives हैं कि कुछ तहरीकों को ऐसा है कि हमने जैसे we know about MRD a little bit, right? We know a little bit, पर हमें local जो small towns में तहरीकें चली हैं against जागीरदारी system in मुल्तान in the 70s, खानेवाल में चली हैं, एक पराचा in कालाबाग में एक चली थी 1950s में, सराइकी movements चली हैं. So these are local movements that have their own impact that continues informing the next generation and next generation. We can imagine why they can never be part of the state narrative. Right, but at the same time they do form sources of inspiration. वैसे मैं आपको बताता हूँ एक कुछ जो बहुत ज़्यादा जो थोड़े से बुजुर्ग लोग थे, they had a memory of Maulana Bhashani coming through Punjab after 1965, right? And that was one of the first times when a kind of peasant class politics was articulated in a very kind of national way. क्योंकि वो one unit का system चला था, तो उन्होंने जिस तरीके से बात की थी, that had a huge impact. के एक ऐसी बात थी कि आप इंस्टीट्यूशंस को भी चैलेंज किया जा सकता है, ऐसे लोकल इंस्टीट्यूशंस को भी ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं. पर तो आपकी ओरिजिनल सवाल की बात यह है कि उकाड़ा जो थी वो it came out of a vacuum actually. That's why I started paying attention to it. क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स 90s में डेड हो चुकी थी. Even when Musharraf dismissed Nawaz Sharif and People's Party and Benazir Bhutto were in exile, there wasn't that kind of clamor or momentum in the late 1999, 2000. कोई ज़्यादा protest नहीं चल रहे थे. Everything was dead. और लोगों को this was the case in the Americas too. 90s were a waste. I mean, it was after the end of Soviet Union. The left was kind of in disarray. Neoliberalism was kind of the only way of moving future. It was the end of history. तो ये चीजें चल रही थी. तो एक जो बात उकाड़ा से निकलती है एक काइंड ऑफ मिलिटेंट पर्टिकुलरिज्म, यू नो, कि एक बहुत ही लोकल बात जिसने कुछ नई चीजों को पब्लिक व्यू में एक पहली दफा किया कि मिलिट्री जो है इट्स नॉट जस्ट अ मिलिट्री, इट्स अ कॉर्पोरेशन, इट्स अ लैंड स्पेक्यूलेशन. ये बात जो है ना, उसके बाद आयशा सिद्दीका ने भी किताबें लिखी. बट यू नो दीज सोशल मूवमेंट्स जनरेट ideas and forms of knowledge that go on to inform Chacha Vardi or lawyers movement. You know, like that narrative starts emerging in the heart of Punjab at this particular moment, right? Which was something unexpected, right? And it also helps us to pay attention to certain kinds of local histories that are overlooked, right? Rural agriculture transformation, who is being left behind, किस तरह की different type of, क्योंकि हमारी एक ओरिजिनल क्लास थ्योरी और क्लास पॉलिटिक्स थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग प्रोलेटेरियाइज हो जाएंगे, सब लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएंगे. बट दैट्स नॉट द हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. We will never have that level of industrialization and so how do we rethink the peasant question? How do we think about land indifferently? तो ये सवालात जो थे ये फिर से उभर के आते हैं उकाड़ा से. And एक entire generation of activists उसमें inspire होती है. And even though that movement itself kind of fades out, but what the conditions it creates, the narratives or the critiques, analysis, go on to be a part of both the lawyers movement and PTM and onwards and onwards. जो आप लैंड की बात कर रहे थे और हमारे जो आइडियाज हैं, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक आप रामाचंद्रा गुहा का वर्क भी रेफरेंस करते हैं व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस. सो इफ यू कैन गो अ लिटिल इनटू दैट. मैं सोच रहा था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्लीट कर देता हूँ लैंड के हिसाब से. जो एक मेरी गुफ्तगू होती है हनीफ से. ही इज वन ऑफ माय इंटरलॉक्यूटर्स. मैंने सबका बहुत केयरफुली नाम थोड़ा सा चेंज किया था, obviously for many reasons, and also like just move people around in terms of where they're located. But one of the things that really comes around is this kind of idea of land as being something more than just a mere commodity,
right? For people, it's also a mode of many different. तो एक second में आपको I mean, one of the major things about the movement is also to kind of start us to give thinking about how to think of land as a source of connection to many other things beyond just the kind of marketplace, right? Because it is the basis on which you are able to secure subsistence, but also keep your family together. You know, अक्सर लोगों के साथ जो सबसे बड़ा खौफ था कि अगर हम लोगों को कोई land नहीं रहा तो we will turn into the urban poor of Karachi, right? This was like वहाँ पे, and those images were used. वो जो गुफ्तगू होती थी कि you know जो family एक साथ नहीं रह पाती, you know, जो बच्चों के हालात होते हैं शहर में, in that sense. So so ये एक मैं एक दिन जब बैठा हुआ था उनके साथ तो anyway, I mean, this gets a little too specific. I don't know if you want me to get into this kind of I think conversation is better than excerpts. जाके सब किताबें पढ़ें, किताब खरीदे लो, किताब पढ़ें. Spoilers हम उसमें नहीं देते. थोड़ा philosophical सवाल है. मैंने एक short play भी लिखा था, Inherited Journey, यही कि हमारे subcontinent में ना ये तलाशे land is somehow that idea is entrenched in our minds, even at a basic level. कि अगर हम हमारे वालदैन की जो जनरेशन है, the idea of owning property, right? अगर उनको कोई बोले कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दे, उनको दिमाग खराब हो जाएगा. They'll be like, नहीं, प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना. You can feel इतना. Is it because of this constant partition and then wars कि हम एक insecurity है with land and we need that secure feeling कि land और property हो? नहीं, देखो, प्रॉपर्टी का जो है ना एक बहुत ही एक even the very making of the property process, right? एक बहुत ही violent process रहा है, जिस और एक लोगों का 300-400 साल experience रहा है कि if you have some kind of level of property in this kind of post in after the colonial era especially, then you have ability to withstand maybe the ravages of many different things that can happen to you, particularly, you know, one of the things that is really important to think about कि एक वक्त था जब pre-settlement of land, right? आपका, you know, there were people who are nomadic. There were people, pastoral communities, especially what it became Pakistan, what is central Punjab, right? And that was a very basic form of livelihood that was actually a form of trade, from seasonal agriculture. Usme aapko exchange hota tha, bahut sari cheez hoti. All of those things became criminalized. Other ways of living, other ways of became the only valid way in order to make a certain kind of accumulate capital was through having access to land, right? And then also the idea of land also changes very dramatically under the colonial settlement rules. कि land की एक जो traditional रिवाज थे, उसमें आपके multiple and fractional forms of rights होते थे, you know, कि आपका ज़मीन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप exclusive rights हैं. लोगों को जो ज़मीन के अंदर water hai, it's a communal right. At certain fallow times, aapka jo nomadic communities hain, unka bhi haq banta hai. But this making of land into exclusive private property becomes the way in which defines whether or not people are able to have some level of sovereignty or whether or not they become dispossessed. Right. And I think this is something that we have experienced very acutely in South Asia. So I think land and investment in land becomes the central way for people to make some claim to sovereignty, right? And I think that is the basis why so many parts of rural, you know, Balochistan, this is what the stake is, right? It's a form of either you have claim on the land or you are colonized, particularly, right? And I think that makes पर उसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे क्या एक parallel चीजें हैं कि we've also adjusted to live with people having possession of land but without having full ownership at times, right?
जब लोग पार्टीशन के बाद या जो माइग्रेंट रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स आते थे, एक हद तक आप एक तरीके से बस्तियों में रिकग्निशन बनता था एक हद तक कि people don't have a right to live, right? People have a right to possess, and उसको एक प्रोसेस था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग रेगुलराइज अपनी ज़मीन को कर लेते थे. 1950s 60s में था. फिर उसके बाद you made access to land available, and Korangi projects थे, different types of projects थे. We are living through a very different moment where land is becoming this kind of hyper commodity, right? और पाकिस्तान में दूसरी बात ये कि there's no other commodity that is a safe mode of speculation than land. तो मेरा मतलब ये है कि we are seeing land transform as an object of value in so many different ways in our own lifetimes. Interesting कि आपने कोरंगी को mention किया. Sorry मैंने आपको काट दिया, complete कर लिया. No, because अब वो change हो गया है ना, वही जो area जिनमें शायद वो बनाना चाह रहे थे या लियारी अंडरपास के अराउंड का हम एरिया देखें, areas which sort of were maybe built for cheap housing alternatives options, वो अब commercial hubs बन रहे हैं. वो जहाँ पे जो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? Is it too simple to say कि क्योंकि इतनी commercial value है इसलिए मिलिट्री का इतना इंटरेस्ट है, और is it really just that? एक बहुत सारी चीजें, आई मीन मिलिट्री जो है अपने आप को एक इंसर्ट कर रही है एक लार्जर लॉजिक जो नियोलिबरल लॉजिक है, लैंड एज बिकमिंग एक्सट्रीमली मोनेटाइज्ड एंड प्राइवेटाइज्ड. ये चीज अपने इंग्लैंड में भी देखते हैं कि सोशल पब्लिक हाउसिंग बिकम्स प्राइवेटाइज्ड. You see this kind of happening in hyper speculation of property right in United States. So it's part of this finance, real estate, insurance economy. It's not based on industrialized production. It's mostly based on speculation, on commodification of objects that were regulated to a certain extent or made available to populations in the 1950s and 60s as a part of, maybe it was Cold War, as a way of stemming the tide of protest. इसके पीछे बहुत सारी explanations हैं, पर एक logic change हो गई है. And in order to transform that or go back to something else, we'll have to start thinking of land or property in different types of ways, making maybe land as a much more of a common community-based resource. इसको क्या इमेजिन किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि हमारे क्या एक हद तक ये प्रैक्टिस थी, एक लोग पैसे चंदा जैसे रिटायरमेंट कम्युनिटीज लोग पैसा मिला के एक कॉलोनी बना लेते थे अपने लिए एक हद तक. It was a different thing, and now it's turned into a beast, DHA, right, or something else. So I think that is part of the entire process of how regulation has to do it. It has to have a certain, but कहाँ से आएगी ये चीज? We don't have a political culture that is taking on these issues. हमारा, even the culture of our, we are so exhausted with the kind of chaotic turn of events. It's hard to kind of have a pointed demands that these are the basics. I think आप ज़्यादा informed होंगे कि आजकल क्या हो रहा है हमारे. Do you see any place where these kinds of objectives are being outlined? How to redefine our politics based on decommodification? बहुत मुश्किल है. I think decommodification वाली politics तो बहुत ही मुश्किल है. To the extent where philosophically भी लोग समझ जाए ना कि भाई गुजरनाला evictions हो रहे हैं, लोग वहाँ रहते हैं. जिस तरह आप भी बुक में बात करते हैं AMP के moral या ग्रामशी की आप थ्योरीज डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें, that moral right to land, या even जब डैम बन रही होती है और वो जाते हैं, some people say भाई हम हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन कि आपने हमें निकाल के यहाँ डैम बनाना है? या अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ मछेरों को उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी लेकर टेंस ऑफ किलोमीटर इनलैंड उनको लैंड दे दिया, एंड देयर लाइक हम यहाँ क्या करें? This is not this that we had a connection to that land. So even if people understand morally क्या हाँ यहाँ लोग रहते थे, वो जो एक कमोडिफिकेशन कैपिटलिस्ट सिस्टम उनके दिमाग में फंस चुका है, वो मैक के प्रोग्राम में, एप्पल के प्रोग्राम में, विंडोज का सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता. सो देन देयर लाइक बट डिड दे हैव डॉक्यूमेंट्स, एंड देन यू गेट इनटू द लीगैलिटीज कि हाँ वो रेगुलराइज कर चुके थे, बट वो फिर भी कंप्यूट नहीं होता.
So they don't see human beings being evicted. They see it within the paradigm, within the lens जो हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम में कमोडिफिकेशन का बनाया हुआ है, या जिस तरह लोग प्रो इसराइल भी होते हैं तो वो कहते हैं हाँ तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है, they have. So yeah, it's in terms of documents and what the state is saying. Even though बनी गाला regularize हो सकता है और गुज्जर नाला नहीं हो सकता. हाँ, exactly. Informality तो हर जगह है. आप depend on आपकी कितनी पावर है और कितनी पॉलिटिक्स में आपका. पर आपकी बात मुझे going back to Okada, एक या इन तहरीकों को मैं बार इस वजह से बात करता हूँ कि जब चीज़ें होपलेस लगती हैं, राइट, क्योंकि बात नंबर 1 यही है कि who is we and who is there, who has to be convinced. अक्सरियत लोग जो हैं, अक्सरियत are facing these kinds of dispossessions, right? In maybe micro ways, like आप कौन सी दाल किस दिन पका सकते हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कितना रेंट दे सकते हैं, आप कहाँ रह सकते हैं, आप कितना बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं. All of these things are slipping out of people's hands, ordinary people, right? तो ये जो एक यूटोपियन आइडियल बना हुआ है मार्केट का, ये किसके लिए this is a certain kind of how can I say it, a kind of a politics of desire जो हमारी मिडिल क्लास को एक्सेस खुद नहीं कर सकती, अक्सर बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द पीपल कर सकते हैं. तो ये इस बात को मेरे ख्याल में काफी लोग समझते भी हैं, राइट? पर एक डिफिकल्टी ये होती है कि हर तीसरे आदमी को समझाया जाता है कि अगर तुम मेहनत करो या अपने तुम शॉर्टकट मारो तो तुम्हारे भी ये प्लॉट बन सकता है, you know. तो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट इज रियली डिफिकल्ट टू अनहिंज कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जितनी आबादी है, आपकी जो तनख्वाह है, अगर आप कितना भी करप्शन कर लेंगे, will you be able to have that much crore to be able to afford that thing that you think you want, right? So I think that is the kind of part of a political moment, political culture, a vacuum that we are living in, right? Where we don't have any kind of mass politics that can articulate the decommodification. These things also have to be cultural politics of this, right? कि हम class politics के बारे में अक्सर जब हमारा left बात करता है, I don't want to critique the left. I this is the only hope we have, but we still have a very old-fashioned ways in which how things have to happen. हमारे के कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी तक जो समझते हैं कि this is the way to go, right? This is the kind of way in which आपका जो एक China model रखा हुआ है, right? In that particular way. But that is not the kind of industrialization that South Asia is experiencing, right? We are actually cannibalizing our own resources to create these islands of prosperity by dispossessing. So it's it's more of a repetition of a colonial project in that sense of internal colonization. Basic math अगर उसकी कर लें, I think हमने sort of मजाक कर रहे थे शुरू में, but ट्विटर पे भी जो आजकल डिस्कोर्स चल रहा है कि जी गरीब की गलती है कि वो गरीब है, पीटीआई बेचारी क्या करे, गरीब ही पाकिस्तान का इतना बुरा है, या इवन जो वो मिडिल क्लास है उसमें इतनी एंग्स्ट हमने पैदा कर दी है that they don't look at Malik Riaz and say this is not normal, या they don't look at the wealthy just getting wealthy off speculation. वो उनको नॉर्मल लगता है, बट उनके जहन में क्या है, ये जो सड़क पे 10 रुपए मांग रहे हैं ना, इसके पास आईफोन है, ये असल में मल्टी मिलियनर्स हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं. सो दैट मिडिल क्लास angst, the middle class in Pakistan hates the poor more than the elite probably, because वो जो बाबू क्लास है, they want to see themselves as the elite. So they have to kick the person on the street to be like, नहीं हम इस जैसे नहीं है. मतलब आप बेसिक मैथ कर लें, DHA phase 6 में एक 3 bedroom अपार्टमेंट अगर आपको लेना है वो होगा 2.5 करोड़ का. And what's the average salary in Pakistan? Maybe like 50,000. चलें आप कर लें किसी 2 लाख रुपए सैलरी, which is a great salary in general for most people. खर्चे वर्चे निकाल के आपकी क्या सेविंग्स हो जाएगी? 50,000. How many months will it take for you to save 50,000 for you to buy a 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट? आप अपनी जिंदगी में तो ये नहीं खरीद सकते. So a basic living for our generation right now
is not affordable. और वो अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन होती है, वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है। ऑन द बुक्स उसकी वैल्यू शायद 80 लाख रुपए हो, बट क्योंकि इतना ब्लैक मनी है और क्योंकि इतनी स्पेकुलेशन है, हमारी जनरेशन के लिए घर खरीदना इज सिंपली मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। शहजाद, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉलिट, ये बात जो है ये रैशनल नहीं है, इट्स अबाउट डिजायर, राइट? तो इट्स अबाउट आप जो एक इमेज बनती है कि आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, इट्स लाइक अ न्यू दुबई फॉर यू, सैनिटाइज्ड, टॉल बिल्डिंग, एंड मे बी अ palm trees, even बहरिया टाउन में तो palm trees होते हैं। so and I think that's where we are lacking in terms of like sabotaging that or kind of breaking through that hypnosis, if you will, of this kind of utopian, this kind of desire that's breaking, और वो बहुत bias भी है, वो बहुत इस्लामी भी है, उसके साथ और चीजें भी हैं. You have the access of that glitter, but also it's made indigenous, or it's made some sort of like Islamic. आपने palm tree लगा दी, आपने calligraphy लगा दी. So I think one of the biggest obstacles we are having, I think, is to break through that, right? Break through that, and not just basing it on numbers, but kind of culturally speaking, right? I don't know how we do that, because I think the representation of class politics, what is class politics? अगर हमने फिर से वही लाल परचम निकाला और फैक्ट्री के सामने लोग खड़े हो गए, we don't have that. अक्सर लोगों की जो रोजमर्रा की लाइफ है, it's based around piecework, informal work. It's based on those very little things that are part of capital, but also part of things that you can eke out of. यही जो बात हम कर रहे थे ना, कि this idea of subsistence is not only a rural, कि आपने अपनी एक मूली और अपने गाजर कर लिया, but subsistence in the urban context होता है कि आपकी छोटी मोटी जो भी आपने जुगाड़ कर ली, उसको आपने खर्चा कितना निकाल लिया उसके साथ, right? I think so. I think one of the models, things we're struggling with, is more representations and visibility of that experience, right? That life, and what it takes to live that life, and what it takes to kind of, what will it take for us to be able to make those modes of existence a bit more, so how to kind of assist or subsidize, or kind of taxation की बात हम कर रहे हैं. We are living in a perfect, like, libertarian society, कोई tax नहीं देता एक तरीके से, but those are the kind of political struggles, and it's hard for one to imagine कि कहाँ से वो तहरीकें निकलेंगी. But I think it's always at that particular moment something happens, right? And something shifts. So it's this kind of old conundrum, right? Like, you can only hope that that these things will get exhausted, these ideas these fever dream will break. But अभी किसी ने मुझे recently nihilistic भी label कर दिया था. I think it's because sometimes I seem nihilistic when I'm going up against people working in the system, because I don't see कि system के अंदर से रहकर आप उसको बेहतर कर सकते हैं. जिस तरह even the book PPP PMLN, they got behind the cause for farmers, क्योंकि उस वक्त उनके लिए politically expedient था to get behind that. आप कह रहे हैं वो lawyers movement भी inspire की. lawyers movement से हमें क्या मिला? इफ्तिखार चौधरी की legacy क्या है? people like साकिब निसार. तो अभी भी anti establishment politics जो हैं, वो dynastic parties like PPP PMLN से आ रही हैं, but then वो backdoor उनसे deals भी कर रही हैं, वो deal करके भी आ सकती हैं. So सिस्टम में रहकर ये उम्मीद करना कि यार ये लोग बेहतर कर लेंगे is foolish and naive. देखो, आपकी बात सही है एक तरीके से. पर ये जो तहरीकें होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी, हमारा जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, यही रहा है ना कि whenever you are at the cusp of change, कुछ ना कुछ for example, even with, I think in so many ways Carla succeeded in terms of changing the discourse. आपका जो एक absolute stranglehold था, or actually narrative control था Musharraf का, it starts breaking down, right? By the end of the, basically starting with this movement and then going in towards the lawyers movement by the end. But the PMLN की आप जो बात कर रहे थे, as soon as they come to power, they stop talking to the tenant farmers.
They use that to gain visibility or come back into Punjab in a particular way. But as soon as, और उन्होंने DSP officers को भी ऐसा लगा जिन्होंने बहुत सख्ती की, they allowed the Fauj to come in, and then after that 80 anti-terrorism charges फिर से लगा दिए गए. So this is the kind of element that you cannot expect this from mainstream political parties, but these parties can be forced into different situations, or say can be forced by momentum that could be generated through social movements in particular ways. Where do the social movements go? Where do they arise from? We don't know. I mean, PTM has been a pretty amazing example of how it's been able to sustain itself despite all this repression, right? And also to break out towards Punjab and maybe in parts of Karachi at particular moments. So it's not like that's not happening. It's just where does it go? Usme se log jo parliament mein jaate hain, are they representatives of PTM or do they become independent politicians? How does that work? That's the kind of a thinking or building that we have to do, in the long run. It's like इस वक्त हम Marvel Phase 1 में कभी-कभी Thor नजर आ जाता है, कभी-कभी Iron Man नजर आ जाता है. Avengers assemble कैसे होंगे ये मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि निक फ्यूरी कौन है. PTM को कभी-कभी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया सक्सेस मिल जाती है, औरत मार्च को थोड़ी विजिबिलिटी मिल जाती है, स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च को थोड़ी विजिबिलिटी मिल जाती है. सब असेंबल कैसे हो जाएंगे? ये सारी मूवीज एक साथ मिलकर रिकॉग्नाइज कैसे करेगी कि ये दुश्मन है फंडामेंटली? I think हमें actually whenever हमारे एक दूसरी प्रॉब्लम यही है ना कि a lot of our organizing is reacting to what is being done rather than building from the ground up. और दूसरी चीज ये है कि we also have a difficulty in actually knowing our full history. मैंने तो बस एक छोटी सी मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश इस वजह से की थी कि actually this, if it's not documented, it will be forgotten, right? And it was a very transformative event. But there's so many different kinds of social histories in every zilla, every district you go to, right? We need to understand kind of the people's histories of Pakistan, and young scholars are working on that right now, which is very exciting, right? And rather than work through the abstraction of what is the class politics today, or where should we going, or where do we stand in the geopolitics of the world, right? We're always like working in these like meta understandings, but we don't really even understand what are the kind of the building blocks of local politics that can motivate people. Because for example, people were able to rally because in Okara, for example, they had a memory of some of them of Maulana Bhashani. Some of them had a memory of Bhutto in the 1970s. Some even had elders have family memories of partition or before what happened in that sense, depending on what. And it was those examples that if we don't act now, we will be fully dispossessed and it'll be like a social death for us. That's what it means. If we don't have access to land, our families are broken up, we are dispersed. Hum shehron mein kahan guzrenge? So it was those elements that kind of allowed for the kinds of solidarities that people could not have imagined in those villages in the 1990s. Because wahan pe bhi aapka biradari ka masla hai, right? Usme Christians bhi hain or Muslims bhi hain. But it was this kind of shared sense of, alarm and dispossession that allowed people to come together in ways that would not have been conceivable a decade before, right? And it's hard to conceive today. क्योंकि आज जो situation है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के major leaders of the movement were thrown into jail after Pakistan Protection Act and anti-terrorism laws of anyone assembling, whereas you have TTP and others being regular, coming in. So ये मौके थे, ये वक्त थे, और there was a lot possible, and then that moment. But I think in terms of the larger understanding of where and how to think about these things, I think we need to be a little bit more careful, humble, listen more carefully about what's happening locally and build from there, right? I think AMP के खुद internal fractions बने, internal conflicts हुई. No, not much point getting into that. But जो आपने anti-terrorism वाली बात की,
आई थिंक नेशनल नैरेटिव तो यही है कि नेशनल एक्शन प्लान वाज अ गुड थिंग, टैक्स के खिलाफ हुआ, बट फॉर इंस्टेंस थिंग्स लाइक द पेट्रियट एक्ट इन द यूएस, उस पर इतना लिटरेचर है कि वो किस तरह इस्तेमाल किया गया, किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बट पाकिस्तान में तो इतना लिटरेचर नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान और एंटी टेररिज्म लॉज को यूज करके किस तरह फार्मर्स मूवमेंट्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उनको भी दबाया गया, उनके लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन दैट हियर। बहुत चीज़ों की लिटरेचर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की, जैसे आपकी लोकल सोशल मूवमेंट्स के ऊपर नहीं है। आई मीन ये तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे आप देखें, जैसे I've written a small article on this, and there's a book on this as well. It's mentioned in the book as well. But just arbitrary the way these anti-terror laws are used as an alibi to go after any form of social dissent and make it into a security issue, right? Is quite alarming. I mean, इसी तरीके से PTM के पीछे लगे, इसी वजह से बहुत सारी. And on the other hand, बाकायदा हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है, there's a certain ways in which other political parties or organizations are allowed to run havoc through the country, right? And challenge the state and kill police officers and be regularized. So इसका मतलब ये है कि हमारा state has a very interesting way of using its monopoly of violence in different ways. It uses this way of allowing for certain actors to do its dirty work for it. I'd love for you to get really deep into that, क्योंकि आपने बुक में वॉल्टर बेंजामिन की यूज की थी कि in terms of the state using violence, it's almost like पाकिस्तान का जो स्टेट है वो किसको वायलेंस अलाउ करता है, कौन नॉन स्टेट एक्टर्स को वायलेंस अलाउ करता है. I get into that. That's very interesting. Yeah, I mean, I think हमारा जो classic idea of state theory is the state enjoys a monopoly of violence, and in Pakistan, the state outsources its monopoly of the violence is not exclusive to itself, but it is allowed to create states of exceptions where certain parties can use violence at certain moments for its end, right? To make sure that that very thing that we're trying to build, which is a kind of a democratic cross-solidarity consensus, does not come into fruition in different ways in anticipation, right? So आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. आई मीन आजकल तो हमें ये सारी चीज़ें एक रिलीजियस लेंस से नज़र आती हैं कि कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको आपने रेगुलराइज कर दिया और वो अलाउ करते हैं कि वो मज़हब को या sanctity of the finality of prophet, इस तरह से आप बात कर रहे हैं. पर 80s में ethnic parties के साथ ऐसा था कि there were certain moments कि एक पार्टी को आपने अलाउ किया हुआ था कि जो करना है करो, फिर MQ, और फिर उनके खिलाफ भी किया गया. Yeah. Right? So it's not something just from 9/11, it's been being done for the 1980s. At least Karachi was a test case in many ways for that, right? And perhaps other places as well. And this is a kind of a colonial way of how populations are managed, right? Where the way in which certain groups or certain kinds of ways in which they are, obviously no one's a full citizen, but specific communities could be targeted, right? As a criminal caste or as a collective guilt or in a certain kinds of ways. So the control element absolutely is colonial, but maybe a distinction can be drawn where colonialism would not act anti-civil administration, whereas Pakistan में जो idea of the state है वो थोड़ा layer हो जाता है, because ये जो non-state actors हैं, they're often used against what we perceive to be the state, or at least those responsible for the administration of the state, to undermine that. So if the state is working against the state within the state, तो फिर क्या ही हो सकता है? Right. What is the state? Right. There's a state within the state, right? And a parastate. So absolutely. I mean, I think that it goes back to this ideas around this disaggregated idea of where is the nation, who is the nation, who is the state, right? All of those things get fragmented, in terms of, especially within what you see is this kind of authoritarian control, which is not consolidated through the military itself, but the ways in which it allows
one party or the other to go into the streets, right? And I mean, this is the kind of work that we need to do more research on, right? How do we theorize the state? How do we theorize this class? And what are the, and often because America looms so large, we often take theories from critical race theory in terms of what's happening in America and say Punjabis are the whites of Pakistan, right? As opposed to really looking at what's happening in Colombia, what's happening in Nigeria, how to think about ethnic hierarchies and politics, or the ways in which secrecy, or the ways in which paramilitary parties or groups or criminal syndicates can be used by the state, right? So, I mean, that is the kind of analytical, I think, tools that we need to also look for when we are trying to understand what is the state, what is the politics in Pakistan, what's happening, in order to even build a response. I think we haven't got into it in this conversation, but in the book you talk constantly about subaltern studies and looking at the subaltern groups. एक colonial state में तो हमें समझ में आता है कि क्यों subaltern ही रहेगा, क्यों उसकी आवाज वो सामने लेकर नहीं आएंगे. But एक state जो बनता है trying to posit itself as the subaltern becoming the state itself, वो ही अपने आप को, अपने लोगों की कहानियों को ताकत की जोर से बंद करता है. तो आई थिंक सबऑल्टर्न अब जो पाकिस्तान में, उसकी स्टोरीज जब तक नहीं आएंगी हमें समझ नहीं आएगा और हम और सबऑल्टर्न बनाते ही रहेंगे. आपकी बात बिल्कुल सही. आई मीन, मैं जरा सा हेजिटेट कर रहा था ऐसी बात करने पे, सबऑल्टर्न एज अ टर्म, राइट? क्योंकि हम लोग तो हर वक्त कंप्लेन करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, मज़ामत होती है, पर उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है, राइट? एंड हमारा जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स आर नॉट नेसेसरली states that are structured to represent the subaltern by far, whether it's Pakistan, whether it's India, right? It is the same class of, this was the classical critique by subaltern studies of nationalism, right? Of us in the 1970s, कि ये वही group had that was the kind of bureaucrats, the middle managers. Pakistan में तो एक और extreme case है क्योंकि we have I'm sorry I'm cutting you, but आपके एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी लाइन थी. I don't know अगर ये racist है या नहीं, but किसी का आप इंटरव्यू ले रहे थे और उसने बोला बस काले अंग्रेज आ गए हैं, which I thought was very prudent. हाँ फरीद, नहीं बिल्कुल. I think that is the kind of way in which especially फौज की जो higher administration को देखा जाता है, right? It's basically the generals and whatnot, they are is a kind of continuity in many ways. I mean, obviously, with Pakistan, you know, we have what Hamza Alavi called the overdeveloped institution of this, or overdeveloped state in that sense. Or unlike many other post-colonial states, we didn't go through a kind of process of convening a sense of population. It was the idea of the public, or the very idea of the people of Pakistan was seen as a threat, right? Sindhi, Pashtun, or Bengali, you know, these kind of was sources of division. So you have this notion of Pakistaniyat that's being contrived, but it's not, it's, you know, it's a kind of modernist project, and many people do participate in that project. I'm not saying, especially in Punjab, it was really important, right? क्योंकि आपने एक genocidal violence के बाद लोग पहुंचे हैं इस जगह पे, and that kind of connections that people had as Punjabiyat broke down. So there's ways in which state narrative does go deep for people, even in different parts of Pakistan. But on the other hand, there is this kind of lack of kind of hegemony, if you will, you know, kind of as a state project, particularly because it's being done through authoritarian means, you know, of not recognizing differences. आपने one unit एकदम से सिंध को dissolve कर दिया, पंजाब को dissolve कर दिया, you know, 1960s में. So I think those things have had a huge impact in the way in which we have not come to terms with the language question, the regional questions, the ideas around identities, right? How to live with, as a country of multiple ethnicities, if not multiple nations. Can we kind of conceive of that as an idea? I mean, ये conversation रही है, left में रही है, but it hasn't been something that has been grappled collectively together. So we are kind of in this weird
situation where we are not, it's not like India, which has been able to articulate a very clear sense of civilizational identity, right? And whereas in Pakistan, there is this kind of question of Middle East mein hai, hum South Asia mein hai, hum Central Asia mein hai, hum China ke saath hain. You know, there's that kind of shifting sense. I think Nigat Said Khan also said something very interesting कि Pakistan might be the only country जो हर ethnicity हर border पे share करती है. So सिंधी सिंध में भी हैं, इंडिया में भी हैं, पंजाब में भी हैं, इंडिया में भी हैं, यहाँ भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, बलोच यहाँ पे भी हैं, और that Persian sort of ईरान में भी हैं. We might be the only country जो हर साइड से sort of कहीं ना कुछ शेयर करते हैं. We're talking about India. किसी ने स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल पूछा था कि जो नेहरू के लैंड रिफॉर्म्स थे, वो कितने क्रिटिकल थे इंडिया के लिए, बी पाकिस्तान में क्यों नहीं मिले हमें सिमिलर, और why did we not see similar land reforms? I mean, India में भी एक हद तक limited थे. I mean, they were not. I mean, they were much further than what happens in Pakistan, right? I mean, in that sense, but you still had like uneven land holdings, and you still had it not a distribution to Dalit communities in many ways. So you had that kind of inflection. Pakistan में number one बात यही रही है कि you know land reform had piecemeal. You know, अयूब खान के ज़माने में उन्होंने गुफ्तगू बात हुई थी कि we will cut it down, rain down the limitations of how big land holdings can be. But even there, it was applied unevenly, and Ayub himself accrued a lot of land. So you all saw this kind of transformation के land reform के बारे में बात भी हो रही थी, पर उसी ज़माने में अक्सर फौजी अफसरान को भी काफ़ी land allotments भी हुए थे. Ayub's plan was from 22 to 23 families. मेरी family में include कर दें. हाँ. बस ये land reform है. बस ये लैंड रिफॉर्म है. और भुट्टो के ज़माने में बहुत रेट्रिक रही और एक हद तक लैंड रिफॉर्म की बात हुई, पर you know it comes into the whole conversation comes to an end with Ziaul Haq and the Shariat kind of court being land reform being seen as un-Islamic, right, in that particular moment, right? So एक तरीके से पाकिस्तान में तो ये बात रही है कि we haven't had this kind of policy that had been done in a kind of a uniform. Bengal may actually land reform काफी हद तक हुआ था, because that was one of the rallying points for the idea of Pakistan, was a kind of redistribution of land from landed elites who lived in Kolkata, right? So it had a very different notion of what land reform would be in Bengal. But you know, Pakistan has had little, if actually not, it's much more consolidation of land into fewer and fewer hands in the last 20-30 years. Cynic in me might just say that landed elite wanted to protect their interests. That's why they made West Pakistan. I mean, there's many broad explanations. I mean, if you go by that, for instance, in Punjab, there was not a lot of love for the idea of Pakistan, right? Until the 1940s, you have the Unionist Party that was doing very well of landed elites. Sindh ke andar alag politics thi. I mean, Aisha Jalal's work is so indispensable when it comes to these kinds of particular regional elements. Okay, you know, you had kind of a land, you had a power politics between Muslim elites and Hindu elites, right? So the idea of Pakistan became attractive to people who would later have critiques of Pakistan, you know, GM Sayyid included, right? So, you know, what that moment was very different, right, in that particular way. I mean, this is a kind of casual way हम इस तरह से आज बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे land reform नहीं हुआ, but or that was one thing that was attractive for large landholders at least. But then the Muslim League was saying different things to different people, right? उनका manifesto 1946 में था कि हम land reform करेंगे पंजाब में. So, you know, they would flip-flop with this abstract idea of whatever Pakistan is going to be for, you know. ये वो जिस तरह पिज्जा हट में बचपन में आप मोड़े तो आपको फाइंड द वे मिलता है ना, उस तरह जिस तरह आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, it's very intriguing कि you sort of see it as, if you do see it as being inevitable, you see where you are and you can neatly draw a line back and find a point in history कि वो यहाँ से तो ये सीधी लाइन आती है तो यूं ही आनी थी, तो वो इंट्रीगिंग बहुत हो जाता है. सो इवन मैं थोड़ा फ्लिपेंटली कह दिया, आई डोंट नेसेसरली एग्री विद दैट. आई डू थिंक के एलिटिस्ट पॉलिटिक्स काफी थी मुस्लिम लीग की जो उससे अलग थी, बट इट्स अ लॉट मोर नुआंस देन जो मैंने फ्लिपेंटली बस कह दिया था कि लैंड हमने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था. काफी कुछ हुआ वो, बट नॉट नेसेसरली के वही उसकी वजूहत थी. हाँ नहीं, जैसे
एक डिलेमा जो बहुत सारी अशराफी मुहाजिर फैमिलीज का है कराची में, कि हम लोग तो अमरोहा में थे और हमारी इतने बड़े बाग थे और ज़मीन थी, हमने कुर्बानी करके पाकिस्तान आए. So, there is this kind of idea of like this sacrifice for Pakistan in certain families of land and all of that for this as well, rather than the preservation. And some got land, some didn't get anything, and they wound up in Gulshan Iqbal or whatever. तो पता ये नहीं, मुझे चीजें, नहीं समझ में when आती you're कि dealing कितने नवाब थे. समहाउ जो भी कराची आया है यहाँ वो पे नवाब ऑफ जूनागढ़, फैडरल नवाब बे ऑफ एरिया में है हैदराबाद था. सारे आई थिंक सबके माँ बाप झूठ बोलते हैं, भले वो कुछ नवाब के कोर्ट में कुछ भी हो ना, चाय लाते हो नवाब के लिए, हाँ हम वहाँ नवाब थे बेटा. वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है सोच के, यार बड़े नवाब थे, क्यों उठ कर आ गए. भाई सैयद ज़ादे. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो वैक्यूई प्रॉपर्टीज थी ना, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हुई थी. लोगों ने अपने आप की बाकायदा पहचान और अपनी कास्ट इस तरह से प्रूव करते थे. जैसे आपने रेफ्यूजी कैंप में बैठे हुए आपको सुनने में आया कि लैंड अलॉटमेंट्स हो रहे हैं मिलिट्री फार्म्स में, उनको जमींदार जट बरादरी के लोगों को चाहिए. सो यू हैड नो पेपर्स ऑन यू, सो आपने किसी का भैंसे एक दिन के लिए पहुंच गए कि देखो मेरे पास भैंसे हैं और मैं जट बरादरी अराइन हूँ, and on that basis you are allotted land, right? In that sense, like, so you had this kind of migration, or whatever you want to call it, allowed people to change their identities and their status quite dramatically. It happens historically all the time. Yeah. इवन लोकली पंजाब में इतने वाक़े हैं कि सड़क पे लोग रहते थे, हवेली में कोई हिंदू रहता था, एंड आई एम श्योर द सेम थिंग हैपेंड अक्रॉस द बॉर्डर, बट क्योंकि मैंने वहाँ वाक़े सुने मॉडल टाउन में स्पेसिफिकली. आप जाओ बस हिंदू औरत को मार दो या हिंदू फैमिली को मार दो, यू हैव अ हवेली नाउ. Yeah. I mean, there's nothing, there's no shortage of these kinds of horrendous events, and no better guide to it than Manto in telling us what happened in that particular moment. But aapki baat jo, going back to this, is like, I think we really sometimes simplify Pakistan as through geopolitics from security spectrum, or the current stalemate that we have. And I think the going back to the question of subaltern politics is to like actually dekhna hota hai ki bastiyon mein kya ho raha hai, जिलों में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों की क्या पॉलिटिक्स रही, किस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया है डिस्पोजिशन के खिलाफ. कुछ चीज़ों की बहुत विजिबिलिटी आती है, जैसे हमारे कराची में हो रहा है. एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ मोबिलाइजेशन हैपनिंग टू fight against the KMC, Nale clearings हो रही है. I don't know how far it's going to go, but at least it's kind of but it is, that could be the building block of a different type of politics, right? Of and different types of solidarities across classes. So maybe it's my hopeful thinking. So military farms की जो आपने बात की काफी की है जिक्र, और दुनिया में भी होता है या हमारी मिलिट्री थोड़ी यूनिक है इन टर्म्स ऑफ, आपने आयशा सिद्दीका के काम के भी जिक्र किया, मिलिट्री इंक का जो आइडिया है, हाउ कॉमन इज इट अक्रॉस द वर्ल्ड के आर्मी कॉन्फ्लिक्ट्स बना रही है? देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन है इन मेनी पार्ट्स ऑफ, मैं मिस्र का सोच रहा हूँ, उन्होंने भी इस पे इजिप्ट के बारे में बहुत लिखा है कि जस्ट लाइक पाकिस्तान, एवरीथिंग फ्रॉम साबुन टू सीरियल टू लाइक finance products to land to tourist destinations, it's much more widespread, and in many ways the kind of relationship between the corporate sectors and military is much more deeply intertwined, from what I understand, in Egypt than it might be here. यहाँ पे जरूर होता है कि आपने board of directors में कोई retired general को रखें या कोई ना कोई इस तरह से रखें, but the levels at which in Egypt and Algeria, so I think for that we really need to kind of look at the kind of histories of modernizations and kind of ideas around the state formations, क्योंकि it's a history of indirect rule. आपने military का असली काम जो है वो not just guard करना external enemies से, it's actually to regulate, discipline its internal colonial population, right? And part of that imperative becomes also the kind of in the post-Cold War, post-colonial moment, is to create the modern national economy. And the military ironically starts in a very socialist model, but many of them from
kind of planning to kind of neoliberal model of profit taking is a kind of a rapid shift that you see in many institutions. So we've seen that kind of transformation in many of the states where the military played a major role in public planning in different kinds of ways. Now, it's really interesting to see how, and I also want to kind of caution, हो सकता है कि हमारे क्या हालात ज़्यादा visible हैं और हमारी इकोनॉमी इतनी छोटी है कि उसकी suffocation ज़्यादा लगता है. You know, आप अगर अमेरिका को देखें, I mean, in just war and terror, if you look at the Watson Institute, $14 trillion have been spent on the war and terror. A lot of it going to defense contractors. A lot of it is going to these indirect costs in, you know, that goes for nation building in Afghanistan, but comes right back to Arlington, Virginia, right? So this is something we often think of Pakistan as an exception. And we have to be careful about how much of an exception we really are and how much of it is part and parcel of the kind of global politics of these institutions that are become more and more unaccountable with war, militarization. But these things are also not inevitable, right? These things can also be rolled back depending on how we organize. You know, US military industrial complex तो probably सबसे complicated US में है. Retired military high officials जिन boards पर बैठते हैं, जो उनको नौकरियां मिलती हैं, उससे आप वो पिज्जा हट का ट्रेस बैक कर सकते हैं कि वो अच्छा लॉकहीड मार्टिन को क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सिंस हम यूएस पहुंच ही चुके हैं. व्हाट हैपेंड, आई सॉ द थ्रेड बट द टेन्योर थिंग. अच्छा, रेसिज्म भाई मैं क्या बताऊं, अपना एक होता है, you know, you're basically, there's many ways I can answer this. One is very personal, right? I mean, obviously I'm in a very difficult position now because I wrote what is considered to be a well-liked book. I mean, I've gotten a book award for this book, and that's the basis on which you're judged for your scholarship, right? And that's the thing you do to obtain some kind of academic security as tenure. But I think there's a certain kind of way in which anyone who does scholarship in Pakistan that does not toe a certain kind of line of security studies in the kind of geostrategic way, I mean, that's one way of reading it, right? I mean, or it's not valued as much, at least by institution like Georgetown, maybe, right? I mean, that's what happened. अगर मैं किसी और तरीके से किताब लिखता जिसमें आप बता रहे हैं कि इस्लाम में, you know, we have scholars at Georgetown who do that kind of work, right? कि आप alphabet soup of extremist groups, and you know, like who do we have to worry about? Pentagon को किसको मानना चाहिए? Academia sepia filter basically. Yeah. तो हम ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था, और it's also critical of the Pakistani state. So like, you know, whereas people who work on South Asia, let's say if you're working in India, there's a different type of interest that goes into India because it's kind of notion of its 21st century potential, economic potential, whereas Pakistani only stands in a very specific way in terms of how scholarship in Pakistan is valued to an extent. So that could be it. I don't know. It was also very much about specific personalities, and that it's a very limited department where my chair would be often telling me how to make this work more relevant for Americans. I mean, I don't understand, like when you're doing scholarship, you should be looking at work at anyway. So that's all those things played a role. But you know, it sucks. But I'm happy. I landed with a good job at American University, and I'm building on something else. So I'm trying to kind of move on from there. Did like a lot of students and your colleagues petition, uska bhi kuch nahi bana? नहीं, कुछ नहीं बना यार. I mean, basically it's blatant discrimination. You know, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, पर it's very racist. भाई यहाँ पे लेबर लॉज ऐसे नहीं है कि आप सू आराम से कर पाएं. वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है. यानी कि आपके मुंह पे गाली आके कहे कि तुम पाकिस्तानी हरामजादे मुसलमान हो,
तुम्हें मैं पसंद नहीं करता और करती और तुम्हें निकलना है. So then you can say that. Otherwise, it's very subtle. Otherwise, I'm told don't offer courses that have Muslims in the title, right? Because it makes our department look too Muslim centric. Because I was offering a course called Race, Empire, and Muslims in the West, right? So I think that's pretty weird. Or I'm told not to offer courses on uncertain futures, right? Or things like that. It's too esoteric, it's too. तो फिर अब आप क्या कहेंगे कि You should join जो यूटी ऑस्टिन जो रोगन बन रही है ना. हाँ नहीं वहाँ यूटी ऑस्टिन बेन शपीरो जो बन रही है ना. हाँ नहीं यूटी ऑस्टिन से काफी अच्छा काम निकला है. And we are all students of Kamran Ali. Many of us been trained by him, and there's a lot of that. So that's a kind of a different type of work that's coming out of Pakistan. And there's other scholars too. Like, I mean, aajkal to, I think that's an exciting time for Pakistan studies right now. So, you'll be interviewing a lot more folks. I am. Kamran Asghar Ali is our next guest on the podcast. So, कुछ हमने miss out कर लिया Mubashir, or have we covered it sufficiently? No. We covered quite a bit. Thank you for this conversation. We went here and there, but I enjoyed it. Thank you. It was great. Ethics of Staying, which is also made, ironically, it's also the book I've written about my relationships. The ethics of not staying. The ethics of ghosting. मैंने click किया. I had no idea it could go for that, but yeah. Oh. Thanks so much. Thank you so much. Okay. And thank you everyone for listening. Take care. Bye-bye. Hafiz.